ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। गौरतलब है कि विष्णु अग्रवाल जमीन घोटाले मामले में आरोपी हैं, फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। पिछले सप्ताह विष्णु अग्रवाल और भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ गुलदस्ता देते हुए तस्वीर वायरल हुई थी, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। गौरतलब है कि झारखंड बंगाल के बड़े जमीन कारोबारी और न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को ईडी ने 31 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कोर्ट में उस दौरान ये भी बताया था कि विष्णु अग्रवाल जमीन घोटाला से लाभान्वित होने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। अब ईडी की टीम विष्णु अग्रवाल के प्रॉपर्टी का असेसमेंट कर रही है। उसी के तहत न्यूक्लियस मॉल का सर्वे करवाया जा रहा है। और कैश कांड मामले में झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से लगातार दूसरे दिन भी ईडी दफ्तर में पूछताछ की गई। बुधवार को भी तय समय पर आलमगीर आलम ईडी दफ्तर पहुंचे। इससे पहले मंगलवार को उनसे 9 घंटे तक 35 करोड़ रुपए बरामदगी और विभाग में कमीशन के खेल को लेकर पूछताछ की गई थी। मंगलवार को आलमगीर आलम ईडी दफ्तर सुबह 10:30 में ही पहुंच गए थे, लेकिन दूसरे दिन बुधवार को मंत्री आलमगीर आलम 12 बजने के 1 मिनट पहले ईडी दफ्तर पहुंचे। बाहर मंत्री आलमगीर आलम से मीडिया वालों ने कई सवाल पूछे, लेकिन वे बिना कोई जवाब दिए ईडी दफ्तर के अंदर चले गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एजेंसी के अधिकारियों ने दूसरे दिन पूछताछ की शुरुआत में भी 35 करोड़ रुपए से जुड़े सवाल पूछे हैं। वहीं आलमगीर आलम से उनके और उनके पारिवारिक सदस्यों के पूरे आय व्यय की जानकारी ईडी ने मांगी थी। पूछताछ के आधार पर ही ईडी ये जांच करेगी कि मंत्री पद पर रहने के दौरान आलमगीर आलम और उनके परिवारजनों की आय व्यय निवेश में बढ़ोतरी हुई है या नहीं। ईडी की रडार पर अब आलमगीर आलम के पारिवारिक सदस्य भी हैं। बुधवार को आलम आय का वितरण भी लेकर आए हैं। इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा और उलेडी थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने कुल 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। इसकी जानकारी एसएसपी किशोर कौशल ने बुधवार को जिला पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। 2 मई को विजय सिंह उर्फ मोनू पर हुई फायरिंग मामले में बागबेड़ा रोड नंबर 1 का नीरज दुबे, एमजीएन थाना क्षेत्र के मुखिया डांगा का बरजेश कुमार पांडे, साक्षी का रहने वाला मोहम्मद चांद और उल्लीडी संकोसाई रोड नंबर 5 का डेविड टोप्पो शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार और गोली भी बरामद किया है। सभी के खिलाफ पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं उल्लीडी में 4 अप्रैल को उमेश पांडे उर्फ गुड्डू पांडे पर हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने उल्लीडी डिमना बस्ती जयशिव अपार्टमेंट निवासी अभिमन्यु सिंह उर्फ सिंटू सिंह, उल्लीडी संकोसाई रोड नंबर 5 का डेविड टोप्पो को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर उल्लीडी लक्ष्मण नगर से सुनील रजक को साक्षी से बाद में गिरफ्तार किया गया। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों के कोलकाता में छुपे होने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद डीएसपी भोला प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर कोलकाता के बागुई आईटी थाना क्षेत्र के लोकनाथ अपार्टमेंट में छापेमारी की गई। सभी एक जगह पर जमा होकर अपराध की योजना बना रहे थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक रिपीटर, रेगुलर बंदूक, 4 देसी मेड पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 45 रिपीटर बंदूक की गोली, 44 पीस 7.65 बोर की गोली, 10 पीस 315 बोर की गोली के अलावा बाइक, स्कूटी और 7 मोबाइल फोन बरामद किया है। दोनों ही मामलों में पुलिस को कुछ लोगों को गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेज चुकी है। एक फायरिंग की घटना प्रतिवेदित हुई थी और इसके पूर्व ओलीडी ओपी मानगो थाना अंतर्गत वहाँ पर अप्रैल महीने में एक फायरिंग की घटना कारित की गई थी। इन दोनों ही घटनाओं का पूरी तरीके से खुलासा किया गया है। अगर हम ओलीडी की घटना की बात करें तो उसी समय गिरफ्तार करके उसमें 6 अपराध कर्मियों को जेल भेजा गया था, लेकिन कुछ उसमें गिरफ्तारियां शेष थी, अनुसंधान उसमें चल रहा था। उस मामले में भी गिरफ्तारी की गई है। और इसके अलावा जो बागबेड़ा जो भी हाल में जो कांड हुआ कुछ दिनों पूर्व, उस मामले में भी पूरी तरीके से इस घटना का खुलासा किया गया है और कुल मिलाकर के 7 अपराध कर्मियों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। जिन अपराध कर्मियों के अगर हम लोग नाम की बात करें तो इसमें डेविड टोप्पो, मोहम्मद चांद, ब्रजेश कुमार पांडे, नीरज कुमार दुबे, अभिमन्यु सिंह उर्फ सिंटू सिंह,
इन 5 अपराध कर्मियों को जो है कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा सुनील रजक को भी यहाँ से जमशेदपुर से इनकी गिरफ्तारी की गई है। कुल मिलाकर के 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से जो भी इसमें हथियार प्रयुक्त किए गए थे वो सारे हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें एक रिपीटर जो है गन है और 4 पिस्टल है, एक देसी कट्टा है और कुल मिलाकर के 102 राउंड जो है वो आपको गोलियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा इस घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी और जो स्कूटी प्रयुक्त हुई थी, जो कि सीसीटीवी में भी इसका क्लियर कट जो है फोटोग्राफ्स वगैरह आए थे, वो भी इसमें बरामद हुआ है। इसके अलावा 7 मोबाइल फ़ोन भी इसमें बरामद हुआ है जो कि घटना के दौरान यूज़ हुआ था। इसमें अगर हम इन अपराध कर्मियों की बात करें तो ये सारे के सारे जो है पहले से भी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हिस्ट्री शीटर हैं, जिसमें कि सिंटू सिंह की अगर हम बात करें तो उसके विरुद्ध पूर्व से जो है 4 मामले लंबित चले आ रहे हैं। डेविड टोप्पो के विरुद्ध 3 मामले हैं। मोहम्मद चांद जो है उसके विरुद्ध 2 मामले पहले से चल रहे हैं, जिन दोनों मामलों में वो फरार चल रहा था। एक साक्षी का मामला है और एक बर्मा माइंस का। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रांची स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मीडिया संवाद के माध्यम से पीएम से 4 सवाल पूछे। साथ ही मीडिया के सामने इंडिया गठबंधन के वादों और केंद्र सरकार की खामियों को रखा। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद थे। जयराम रमेश ने पीएम से पूछा कि वे बताएं कि क्या उनकी विचारधारा भारतीय संविधान को स्वीकार करती है या नहीं। अपने दूसरे सवाल के तौर पर जयराम रमेश ने पीएम से पूछा कि वो जाति और आर्थिक जनगणना पर चुप क्यों हैं। तीसरे सवाल के तौर पर जयराम रमेश ने पीएम से पूछा कि आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने पर वो चुप क्यों हैं। पीएम को सार्वजनिक मंच पर बताना चाहिए कि क्या वो 50% की सीमा हटाने के पक्ष में है या नहीं। और आखिरी सवाल के तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि वो बताएं कि उनकी सरकार ने आदिवासियों के हित में बने कानूनों में संशोधन कर उन्हें कमजोर क्यों किया। जयराम रमेश ने कहा कि पहले 2 चरण के मतदान के बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी को दक्षिण भारत में और आधे उत्तर भारत में क्लीन स्वीप मिलने जा रहा है। हमें जो स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है वो 5 न्याय 25 गारंटी के तहत मुमकिन हो पाया है। वहीं पिछले 10 वर्षों में 21 ऐसे पूंजीपतियों के पास इकट्ठा हो गया है जो 70 करोड़ भारतीयों के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान को बदलना चाहती है और हम भारत का संविधान को बचाने के लिए लगातार लड़ रहे हैं। हमने कहा है कि हम इस 50% सीमा को हटाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, पर इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। इस संविधान में 9वीं सूची में तमिलनाडु का कानून एकमात्र कानून है जिसको इस संविधान सुरक्षित रखता है और तमिलनाडु में आरक्षण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए 69% है। वो 50% की सीमा का उल्लंघन है, पर क्योंकि वो कानून 9वीं सूची में शामिल किया गया था 1994 में, जब हमारी कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, वो उसको ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान सुरक्षित रखता है। अलग अलग राज्यों में अगर ये 50% के ऊपर जाएगा, क्या वो कानून भी 9वीं सूची में लाएंगे? हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी गारंटी दे रही है, अगर झारखंड में ये 60% होता है या 70% होता है, वो हम 9वीं सूची में लाएंगे। संविधान की सुरक्षा उसको मिलेगा, कवच मिलेगा, संविधान का कवच मिलेगा। सरायकेला जिला के ईचागढ़ विधानसभा अंतर्गत निमडी के रघुनाथपुर में भाजपा के विधानसभा स्तरीय महिला से लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के झारखंड प्रभारी से राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी उपस्थित थे।
सम्मेलन में रांची संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। अपने संबोधन में प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार की उपलब्धियों से आमजनों को अवगत कराया। खासकर महिलाओं के उत्थान और उन्हें स्वावलंबी बनाने को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं पर उन्होंने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। इसमें मिशन शक्ति योजना समेत महिलाओं के हित को लेकर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया। साथ ही कोरोना काल में सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्यों की भी उन्होंने विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए भाजपा को जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण योजना, महिला सखी मंडल जैसे महिला हित में उठाए गए भाजपा सरकार के विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के उत्थान की दिशा में एक से बढ़कर एक कार्य किए हैं। इस मौके पर ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर भाजपा के उपाध्यक्ष से पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद कमल सिंह मान, पूर्व विधायक अरविंद सिंह, पार्टी के जिला प्रभारी सुबोध सिंह गुड्डू समेत अन्य उपस्थित थे। अभी जो हमारे सांसद हैं और जो अभी लड़ रहे हैं, ये सरायकेला 3 भाग में बटा हुआ है। 3 विधानसभा में, एक सरायकेला विधानसभा, एक खरसुआ विधानसभा, एक ईचागढ़ विधानसभा। संयोग से हम लोगों का जो विधानसभा है वो डायरेक्ट हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ है, रांची हेडक्वार्टर से, जो इस प्रदेश की राजधानी है। इसकी बेनिफिट ये मिलेगी हम लोगों को कि जब भी कोई समस्या होगी तो हमारे सांसद साहब रांची में बैठे रहेंगे और उनके पास जाएंगे और उनसे अपने काम करवाने का कार्य करेंगे। तो इसलिए ये हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। गवर्नमेंट भी बन रही है, हमारे सांसद जीतते हैं तो डायरेक्ट हम लोग राजधानी से जुड़ जाते हैं और फिर ये संगठन जो है, हम लोगों की जो समस्याएं रहती है उसका भी अपने स्तर पे निदान होता है, पार्टी लेवल पे भी, सांसद लेवल पे भी और सारी चीज़ों पे। तो इसलिए इस 25 तारीख के वोट में ज़्यादा से ज़्यादा वोट इनके पक्ष में दिलाएं, ये कोशिश होनी चाहिए। पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। गरीब घर से महेंद्रगढ़ स्टेशन पर रेल पर चाय 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 कहकर बेचने वाला व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। उसे मालूम है कि गरीबी क्या चीज है। पहले दिन से वो गरीबी के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहा है। और 2 और उदाहरण देना चाहता हूं। कोरोना आया, विकसित देश जो संसार के हैं वहां पर जो मृत्यु हुई है, हमारे यहाँ उसकी 1/4 भी मृत्यु नहीं हुई है। एक कोरोना काल में 3 वैक्सीन विकसित करके निःशुल्क, बिना किसी झगड़े टंटे के, लाइन की धक्का मुक्की के हर आदमी को वैक्सीन लगाना और फिर बूस्टर डोज लगाना, यानी उनके जीवन रक्षा करने का काम किया है। और एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, खासतौर से माताओं और बहनों को, कोरोना में जब लोगों के रोजगार छूट गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, दफ्तर बंद हो गए थे, आय के साधन खत्म हो गए थे, एक मां नहीं बता सकती कि उसके बच्चे ने रोटी मांगी हो और मां की आंखों से बेचारी के 2 आंसू लौट गए। जब तक लॉकडाउन रहा तब तक पका हुआ भोजन पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। लॉकडाउन खत्म हुआ तो तब से लेकर अब तक और अगली सरकार आना यानी 2029 तक का वादा उसने किया है। निःशुल्क राशन देने का काम गरीब के घरों में नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। इधर जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत नूतनडी और मनपिटा के जंगल में उत्पाद विभाग ने बुधवार को छापेमारी कर भारी मात्रा में महुआ शराब बरामद किया है। इसके साथ ही 2 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। हर बार की तरह शराब कारोबारी मौके से फरार होने में सफल रहे। उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि दुक्खू महतो द्वारा महुआ चुलाई शराब की भट्टियों का वृहद पैमाने पर संचालन किया जा रहा है। इस आधार पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठित विशेष छापेमारी दल ने उक्त स्थान पर छापेमारी की, जिसमें मिट्टी में गाड़ कर रखे ड्रमों में संचित कुल
14,000 किलो जावा महुआ तथा प्लास्टिक के बड़े थैलों में रखे तैयार कुल 100 लीटर अवैध चुलाई शराब को घटनास्थल से बरामद किया गया। सभी शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस मामले में फरार अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी दल में उत्पाद निरीक्षक प्रेम प्रकाश उरांव, रामदास भगत, अवर निरीक्षक ओम प्रकाश, प्रभारी अवर निरीक्षक रामदेव पासवान समेत अन्य जवान शामिल थे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी स्थित सुरदा क्रॉसिंग के पास से शहीद बाबा तिलका मांझी की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके विरोध में बुधवार को घाटशिला अनुमंडल जन अधिकार मंच और झारखंडी भाषा भाषी मूल निवासी संघ ने एसडीओ को शिकायत पत्र सौंपा। घाटशिला स्थित अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ की अनुपस्थिति में कार्यपालक दंडाधिकारी को पत्र सौंपा गया और घटना की जानकारी दी गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि मूर्ति क्षतिग्रस्त करने वालों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद गुलाम ने कहा कि अनुमंडल में आपसी एकता और भाईचारा को तोड़ने के लिए लगातार इस तरह की घटना को अंजाम देना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर दोषियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। मौके पर मदन सोरेन, मोहम्मद गुलाम, रामचंद्र सोरेन, संजय मुर्मू आदि उपस्थित थे। चक्रधरपुर के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद स्कूल में करियर और एजुकेशन काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामाजिक संस्था एकजुट के द्वारा बच्चों को बेहतर पठन पाठन और अपने करियर के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया गया। इस काउंसलिंग कार्यक्रम का उद्देश्य रिजल्ट के बाद बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना था, ताकि वे आगे अपने करियर का बेहतर चुनाव कर सके और पठन पाठन के सही तरीके को जान सके। इसके अलावे कम नंबर आने पर मानसिक दबाव से भी बच्चों को बचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें बच्चों को बताया गया कि कैसे वे पढ़ने के तरीके को और बेहतर कर सकते हैं और मानसिक दबाव के बिना पढ़ने के कौशल को बढ़ा सकते हैं। इस कार्यक्रम में स्कूल के 10वीं और 12वीं में पास हुए तमाम विद्यार्थियों ने भाग लिया। बच्चों ने बताया कि ये कार्यक्रम उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा काउंसलिंग कार्यक्रम था। वहीं एकजुट संस्था ने भी विद्यालय और शिक्षक सहित विद्यार्थियों का धन्यवाद किया, जिससे वे बच्चों को उनके करियर के प्रति जागरूक करने में उन्हें सहयोग मिला। एक्चुअली अभी बच्चे लोगों का रिजल्ट आया है, 10th का रिजल्ट आया है और प्रिंसिपल श्री हासदा जी का रिक्वेस्ट था कि जो बच्चे लोगों का जो कुछ लोगों का मार्क्स कम आए होंगे, कुछ लोग स्ट्रेस होंगे, तो उनका जो तनाव को दूर करने के लिए उनके बच्चों के साथ कुछ बात किया जाए, उनके साथ कुछ एक्टिविटी किया जाए। इस संदर्भ में हमें कांटेक्ट किया था। तो हम एकजुट एक संस्था है जो मानसिक स्वास्थ्य पे विगत 5 साल से काम कर रहे हैं और माताएं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर करीब 22 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे जो एक्सपीरियंस है, जो एग्ज़ाम्स के बाद जो बच्चे लोगों में जितना जो तनाव हो रहा है, कुछ लोग कुछ गलत कदम भी उठाते हैं, तो उसको देखते हुए क्या क्या हम बच्चे लोगों का स्ट्रेस रिलीफ क्या क्या कर सकते हैं, पढ़ाई को लेके कैसे उसको स्ट्रैटेजिक रूप में पढ़ाई कर सकते हैं। और इधर चक्रधरपुर के रेलवे ऑफिसर्स क्लब में सर्वो के द्वारा रेल कर्मियों के बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस समर कैंप का बुधवार को उद्घाटन किया गया। सर्वो की अध्यक्ष लैला राठौड़ ने फीता काट कर और दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इसके बाद समर कैंप में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर अतिथियों का मनोरंजन किया। सर्वो के पदाधिकारियों ने बच्चों के प्रतिभा को देख उनका खूब उत्साह बढ़ाया। सर्वो के द्वारा बताया गया कि पहले ये समर कैंप आयोजित किया जाता था, लेकिन कोरोना काल के बाद से ये कैंप बंद था। करीब 5 साल बाद फिर से इस कैंप की शुरुआत की गई है। ये समर कैंप 15 मई से लेकर 30 मई तक चलेगा। इसमें बच्चे चित्रकारी, खेलकूद सहित अन्य इंडोर आउटडोर मनोरंजक गतिविधियों का आनंद उठा सकेंगे, जिसमें उन्हें चित्रकला, गीत संगीत, नृत्य, वादन कला, क्राफ्ट वर्क, पौधारोपण, आत्मरक्षा कौशल, प्राथमिक उपचार सहित दिनचर्या एवं सामाजिक कौशल के साथ साथ खेल कूद और योग आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान सर्वो की लोकमुद्रा मिश्रा, सचिव भारती मीना, मोनिका गुप्ता, ज्योति श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। बच्चे सिर्फ सो रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे हैं। तो अब ये हुआ कि इन बच्चों को बुक्स भी नहीं छूना है, टीचर्स के पास भी नहीं जाना है, पढ़ना भी नहीं है। तो
वहीं जमशेदपुर के बिस्ता नगर थाना अंतर्गत संडे मार्केट के पास बाइक सवार युवक अभिषेक सिंह पर बदमाशों ने चापड़ से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। अभिषेक को पुलिस एमजीएम अस्पताल लेकर आई। उसकी स्थिति नाजुक बताते हुए उसे टीएमएस रेफर कर दिया गया। घटना मंगलवार की रात करीब 12 बजे की है। घायल के परिजनों ने बताया कि अभिषेक नामदा बस्ती का रहने वाला है और गोलमुरी में पलंग दुकान में काम करता है। जांच करने आई पुलिस ने बताया कि मारपीट का कारण प्रेम संबंध बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक लड़की के चक्कर में अभिषेक पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि अभिषेक को फोन कर बिरसा नगर बुलाया गया, जहाँ उससे मारपीट की गई और उसका मोबाइल व बाइक छीन लिया गया। बदमाश घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। कुछ लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद घायल को अस्पताल लाया गया। इधर अभिषेक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिरसा नगर गया था, वहाँ कोई लड़का इसको गाड़ी छीना है, इसका मोबाइल छीनने की कोशिश किया। मोबाइल इसका पॉकेट में था, गाड़ी इससे छीन लिया और इसको चापड़ से या किसी चीज़ से मारा, बोला चापड़ से मारा है। इसके गर्दन का कान नीचे गिर गया है, हाथ में भी लगा है उसका। ये कब हुआ ऐसा? ये वही अभी रात में 9:30-10 बजे के करीब। क्या करते हैं ये काम करता फर्नीचर वर्ल्ड में। किसी से कोई विवाद था क्या? कोई विवाद नहीं सर, वैसा लड़का है नहीं, बहुत सिंपल लड़का है। और कोई लड़की इसको शायद फ़ोन करके बुलाई है। क्या नाम है लड़की? श्रुति नाम है। वही इसको फोन करके बुलाई और उसी का हस्बैंड मारा है। और उसका हस्बैंड है कोई, इसकी दोस्त थी श्रुति। हाँ शायद इसके पहले का फ्रेंडशिप था, तो उसको बुला ली। उसकी फ्रेंड थी पहले से और अभी उसको बुला ली और उसका आदमी मारा है। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत गुलझारी गांव में आयोजित 16 प्रहर हरिनाम संकीर्तन बुधवार को नर नारायण सेवा के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के बीच खिचड़ी महाप्रसाद का वितरण किया गया। संकीर्तन में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। 2 दिनों तक चले इस हरिनाम संकीर्तन में झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल से आए कुल 6 मंडलियों ने कीर्तन की प्रस्तुति दी। सभी लोग जाति, धर्म, संस्कृति का भेदभाव भूलकर एकमत से श्री गौरांग महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन में शामिल हुए। कहा जाता है कि कलयुग में मुक्ति तथा मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग हरिनाम संकीर्तन है। इसके आयोजन से गाँव में सुख समृद्धि आती है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से गाँव के लक्ष्मीश्वर पातर, वरुण पातर, रमेश पातर के साथ साथ गांव के सभी ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।